बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, कल का एक बड़ा शानदार दिन था कश्मीर की तहरीक के हवाले से। और क्योंकि हमने बार बार अपील की थी कि लोग निकलें, बाहर आएँ, और कश्मीरियों ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल दी हुई थी आज़ाद कश्मीर में भी और कॉल दी हुई थी बरतानिया में भी। तो बरतानिया का हाल मेरे ख्याल में आपको मैं पहले बताता हूँ, फिर आपको आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल बताता हूँ। बरतानिया में ऐसा था कि मैंने यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा जी इतना बड़ा मुजाहरा हमने पहले नहीं देखा। यानी बहुत कम कभी ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी या कश्मीरी इतने बड़े पैमाने पर निकले हों। यानी अगर वो कहते हैं हम टॉप के 2-3 मुजाहरे अलग करें तो ये इतना बड़ा मुजाहरा था। तादाद अलग अलग लोग अलग अलग बता रहे हैं, कोई कहते हैं 50,000 थे, कोई कहते हैं इससे बहुत ज्यादा थे, कोई 40,000 बताते हैं। लेकिन आप लोगों की गिनती नहीं कर सकते थे। यानी जो लोग एहतजाज करने के लिए निकले थे उनका अगला सिरा कहीं और था और पीछे बहुत किलोमीटरों तक लोग फैले हुए थे। इतने बड़े पैमाने पर खवातीन हजरात यहाँ बरतानिया में निकले। और ये सिर्फ लंदन से नहीं थे, ये मुख्तलिफ शहरों से आए। मुझे लोग मिले, उनमें से कुछ लोग लूटन से आए हुए थे, बर्मिंघम से आए हुए थे, मैनचेस्टर से आए हुए थे, और बहुत सारे शहर हैं यहाँ छोटे बड़े बरतानिया में। लोग हर तरफ से आए हुए थे और लोग एहतजाज कर रहे थे। जो बात मैंने नोट की, मुझे वहां पे बात करने का मौका भी मिला। इंतजामिया का बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि इतने रश के बावजूद, इतने सारे लोगों के बावजूद वो ना सिर्फ मुझे बाहिफाजत लेकर गए अपने पंडाल तक बीच में, बल्कि मुझे वहां पे उन्होंने बात करने का मौका भी दिया। गो के सब तक मेरी आवाज नहीं गई क्योंकि उस गाड़ी के ऊपर जितना वो स्पीकर सिस्टम वगैरह लगा हुआ था पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, वो उतनी मैं बात कर सकता था। तो वहां जो लोग बात कर रहे थे मुझे वहां पहुंचाया गया, मुझे उन्होंने कहा जी आप भी बात करें। तो मैंने कश्मीरियों से बात की। मेरे भाई हैं, मेरे खुद जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो हमारे फोर फादर हैं, वो बांडीपुरा से आए थे लाहौर में। आज बहुत अरसा गुजर गया। मेरे नाना और दादा ये सोचते सोचते इस दुनिया से चले गए और इंतजार करते करते चले गए कि एक दिन कश्मीर जरूर फतह होगा या आजाद होगा और हम अपना घर वापस जाकर देखेंगे। वो नहीं जा पाए, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई। वो इस उम्मीद के साथ इस दुनिया से गए थे। आज भी उम्मीद ही बाकी है कि एक दिन कश्मीर जरूर आजाद होगा और बांडीपुरा में, बाकी जगहों पे जहां जहां पे कश्मीर में कश्मीरी आए हुए हैं, वो वापस जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, अपने घरों को देखेंगे। अल्लाह करेगा कभी ना कभी होगा। हर रात की कोई ना कोई सवेर आती है। तो मैंने इतने बड़े पैमाने पे कभी अपने सामने यूं एहतजाज मैंने टीवी पे भी नहीं देखा, जितनी बड़ी तादाद में लोग थे। और पाकिस्तान में जो एक बयानिया बनाया जाता है, जो बार बार कहा जाता है कि ये कश्मीरी गद्दार हो गए, यानी वहां पे टाउट्स बैठ जाते हैं मीडिया के अंदर, हमारे अपने जर्नलिस्ट हैं, हमारे भाई हैं, वो बैठ जाते हैं, हमारे अपने कुलीग्स हैं, वो बैठ जाते हैं, वो कीड़े निकालते हैं। किसी एक आधा आदमी जिसका दिल दुखा हुआ है, आप पाकिस्तान में किसी का रिश्तेदार मार देंगे तो उसके मुंह से फूल तो नहीं झड़ेंगे, वो आपको गाली देगा ना, आपसे लड़ाई करेगा ना। वो जो आप पे गोली नहीं चला सकता, वो अपनी जबान से निश्तर चलाएगा ना, वो गिला करेगा, शिकवा करेगा। उस शिकवे और गिले को सुनने की बजाय आप उसके ऊपर पूरे प्रोपेगेंडा की एक इमारत खड़ी कर देते हैं। मैं कश्मीरियों के सेंटर में गया, मैं उनके बीच में खड़ा हुआ, मैंने वहां पे कश्मीर जिंदाबाद का नारा लगाया, उन सब ने लगाया। मैंने पूछा यार हम सब गद्दार हैं? उन्होंने कहा नहीं हम गद्दार नहीं है। क्या हम दुश्मन है पाकिस्तान के? उन्होंने कहा नहीं हम पाकिस्तान के दुश्मन। मैंने उनसे पूछा, जब मैंने जोर से बोला पाकिस्तान, तो उन सब ने कहा जिंदाबाद। जितनी मेरी आवाज थी उससे दुगनी आवाज से उन्होंने कहा, गरजदार आवाज से उन तमाम कश्मीरियों ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। आप उन्हें गद्दार करार देने पे तुले हुए हैं। ऐसे ही आपने बंगालियों को गद्दार करार दिया, ऐसे ही आपने बलोचों को दीवार से लगा दिया, उन्हें गद्दार करार दे दिया। यही आपने कई कबायलियों के साथ कर दिया। गफ्फार खान के साथ यही किया गया। जितने एएनपी को एक दौर में इसी तरह रगड़ा दिया गया, मुहाजिरों के साथ यही किया गया। तो हर एक को हमने टैग किया, हर एक को हमने दीवार के साथ लगाया पाकिस्तान में। हमारी ये पॉलिसी ठीक नहीं है। आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने वहां पे एक भी गद्दार नहीं देखा। मैंने एक आदमी भी ऐसा नहीं देखा जो पाकिस्तान से नफरत करता हो। मैंने एक आदमी भी ऐसा नहीं देखा जो पाकिस्तान के इदारों को तबाह करना चाहता हो। वो तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हाँ, जिनका कोई आदमी मारा गया या कत्ल हो गया, वो चंद आवाजें तल्ख हो सकती हैं। आप ये ना देखें वो कह क्या रहा है, आप वजह तो देखें वो बेचारा क्यों कह रहा है। लोगों के दिल दुखे हुए हैं, उनको आपने तकलीफ दी हुई है, तो वो बेचारे रद्द अमल देते हैं। वो कोई भी पाकिस्तान को दुश्मन नहीं था। वहां जितने लोग मुझे मिले हैं, मैंने जब पाकिस्तान बोला तो उन्होंने जिंदाबाद कहा सारों ने। उसका मतलब आप समझिए, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, इस किस्म के गद्दारी के कार्ड बांटते हैं। मैंने जैसे पहले कहा आपको कि जो कुछ हुआ बंगालियों के साथ, बलोचों के साथ, क्या हम कश्मीरियों के साथ वो करना अफोर्ड कर सकते हैं? वो आज डटकर खड़े हैं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की रियासत ने, हमने हमेशा प्रमोट किया, हमने खबरें दी, हमने इवन हमने पैसा खर्च किया, अपने वसाइल खर्च किए कि इस मामले को उठाया जाए कि मकबूजा कश्मीर में इंडिया ज्यादतियां कर रहा है।
हम उसे खुसूसी कवरेज देते थे, लेकिन आज तक इतने बड़े पैमाने पर लोग इंडियन हाई कमीशन के सामने नहीं गए। इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरी कभी इंडिया के खिलाफ एहतजाज करने के लिए नहीं गए। आज से थोड़े दिन पहले पीटीवी पे खबर चलाई जा रही थी, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को कहा गया कि आप ये खबर चलाएं, जिनेवा में भारत के खिलाफ एहतजाज हुआ और वो कश्मीरियों ने किया। मैंने वो कश्मीरी गिने, वो 12 लोग थे टोटल। उन 12 लोगों की खबर पे आप हेडलाइन चला रहे थे, यहां हजारों लोग निकल कर आ गए हैं। कई लोग क्लेम करते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं वो 1 लाख की तादाद भी बोलते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग पहले कभी नहीं निकले। कम से कम भारत के खिलाफ तो कभी इतने लोग नहीं निकले थे। जरा अपने गिरबान में झांकें और पूछें कि क्या इससे आधे से आधे से आधे लोग कभी हम भारत के खिलाफ निकाल पाए, जितने लोग आज पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ और उनके जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और बड़े आराम से ढीले मुंह के साथ हम कह देते हैं कि ये भारत के एजेंट हैं। क्यों आप भारत को इतना बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं? ये इतना बड़ा शो था कि इसका क्रेडिट भारत को देकर आप सरेंडर कर रहे हैं उनके सामने। भारत की ये कैपेसिटी नहीं है, उनकी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतने बड़े पैमाने पर आजाद कश्मीर के शहरियों को निकालें पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, ये उनकी पॉलिसीज के खिलाफ। ना वो पाकिस्तान के खिलाफ है ना इदारों के खिलाफ है, एक्चुअली तो वो पॉलिसी के खिलाफ बात करते हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। मैंने उनसे बात की, उनको 12 सीटें उनके दिमाग में फंस गई हैं। वो ये कहते हैं जी कैसे हो सकता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट 12 बंदे लाके हमारे सर पे बिठा दे और उन 12 बंदों के बगैर हमारी 2/3 अक्सरियत भी पूरी नहीं होती, हम कभी उन्हें खत्म भी नहीं कर सकते। वो 12 बंदे अपने खिलाफ तो कानून साजी में वोट नहीं देंगे ना, तो कैसे वो 12 सीटें खत्म होंगी? कभी भी नहीं होंगी। उनके बगैर 2/3 अक्सरियत बनती नहीं है। फिर आपने आजाद कश्मीर में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत रखी हुई है कि कोई भी बंदा अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, जब दिल करे जाके दूसरी पार्टी को वोट डाल दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वोट काउंट हो जाएगा। आजाद कश्मीर में आपने ये भी परमिशन दी हुई है, तो पैसा लगा के आप जो मर्जी कर लें। तो ऐसी सूरत हाल में उनके दिमाग में ये बात घुस गई है कि ये 12 नशिस्तें हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो आप मखसूस नशिस्तें बना देना, जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा। बिलावल का अच्छा था आइडिया कि आपने करना है तो आप इनको मखसूस नशिस्तें कर दें। जब आप इनको मखसूस नशिस्तें कर देंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी भी हो जाएगी, आपका कॉज भी मुतासिर नहीं होगा, आजाद कश्मीर के लोगों के मैंडेट का एहतराम भी हो जाएगा। लेकिन उसमें नुकसान सिर्फ यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का आजाद कश्मीर की हुकूमत के ऊपर कंट्रोल कमजोर हो जाएगा, और वो चाहते हैं पाकिस्तान पे कंट्रोल, पूरा कंट्रोल, कि गिलगित बल्तिस्तान भी कंट्रोल में हो, आजाद कश्मीर भी कंट्रोल में हो, पाकिस्तान की कमजोर सरकार बनाई जाए, वो भी हमारे कंट्रोल में हो। इमरान खान को जानबूझ पे बैसाखियों पे खड़ा किया, आज की हुकूमत को जानबूझकर बैसाखियों पे खड़ा किया, नवाज शरीफ को लास्टिक की शलवार पहना दी। यानी अब क्या जरूरत थी इसकी? नवाज शरीफ को आप कहते जी आप इलेक्शन हार गए, घर में जाएं, उसकी भी इज्जत बाकी रह जाती। 3 दफा के वजीर आजम को रोल के रख दिया, यानी वो दोनों जगह से इलेक्शन हारा, अगर उसकी हार हो जाती ना तो शायद उसकी इज्जत बच जाती। उसको जबरदस्ती गलत इलेक्शन जितवा के और जिस तरह उसको किया उसकी इज्जत के साथ खेल गए पकड़ के, और मियां साहब को भी समझ नहीं आई उनके साथ क्या हुआ। 3 दफा का वजीर आजम, ये अंजाम नहीं होना चाहिए था। आज कश्मीरी मुझे रोक रोक के यकीन दिला रहे थे, मुझे वहां पे शौकत नवाज मीर साहब के भाई भी मिले, उनकी आंखों में मैंने दर्द महसूस किया, मैंने उन्हें यकीन दिलाया। मैंने कहा ना मैं गद्दार हूं ना आप गद्दार हैं, ना आपका भाई गद्दार है, यकीन करें हम इसमें से निकल जाएंगे, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हम कोशिश करेंगे। एक बेबसी मैंने देखी, रियासत क्या कर रही है, उसे अगवा किया हुआ बता ही नहीं रहे कहां पे। वीडियोज आ चुकी हैं कि उसको पकड़ कर लेकर गए लॉ इन्फोर्समेंट वाले, कोई मानता ही नहीं, किसी अदालत में उसे पेश ही नहीं किया गया। ये कहां का इंसाफ है, कहां का कानून है? अभी ये मामला बरतानवी पार्लियामेंट में चला जाएगा, यहां पे अभी पिटीशन दायर कर दे, वो उसके ऊपर 10,000 दस्तखत करना कश्मीरियों के लिए कौन सा मसला है? आज जो 50,000 बंदा बाहर लेकर आ गए हैं वो 10,000 दस्तखत कर देंगे, 2 दिनों में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, फिर वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होगा यहाँ पे, फिर आप क्या करेंगे? तो पाकिस्तान को मजीद शर्मिंदा मत करें, पाकिस्तान को रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलाएं, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अब जाए जरा पाकिस्तान में, वहां क्या हुआ? आजाद कश्मीर के हर जिले के अंदर हड़ताल हुई है, हर जगह पे लोगों ने निकलकर एहतजाज किया, बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, लेकिन मीडिया को रिपोर्ट ही नहीं करने दिया गया। सोशल मीडिया को वहां वैसे ही तबाह बर्बाद कर दिया गया, हर एक को घेरा डाल लेते हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ मनाजिर और कुछ वीडियो हमारे हाथ लगी, उन्हें देखकर हमें आइडिया हुआ कि नीचे मीरपुर और डुडियाल से लेकर नीलम वैली तक पूरे कश्मीर में भरपूर एहतजाज हुआ है। रावला कोट में जो एहतजाज हो रहा था उसकी तादाद दुगनी से ज्यादा हो गई, यानी पूरे पूरे घर के अंदर कोई नहीं था, सारे के सारे लोग निकलकर एहतजाज में पहुंच गए। आपको ये नजर नहीं आ रहा? आप वहां पे इलेक्शन करवा रहे हैं जाली किस्म का, आप कुछ और सोच रहे हैं, पाकिस्तानी कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, कश्मीरी कुछ और कर रहे हैं। फॉर गॉड से एक लम्हे के लिए अपनी जात से बाहर निकलकर पाकिस्तान का और कश्मीरियों का सोचें।
ये नफरत फैलती चली जा रही है, ये फैलती चली जाएगी। ये गद्दारियों के कार्ड और गद्दारियों के सर्टिफिकेट जो आप बांट रहे हैं, ये कल को आपसे जो फसल आपने बोई है नहीं काटी जाएगी, मुसीबत बन जाएगी। ना मैं गद्दार हूं, ना मैं तुम में से किसी को गद्दार कहता हूं। गद्दार सिर्फ वही है जिसने आईन तोड़ा है। गद्दार सिर्फ वही है जो अपने हलफ की पासदारी नहीं करता। गद्दार सिर्फ वही है जो पाकिस्तानियों पे बंदूक चलाता है, पाकिस्तानियों से टैक्स लेता है। पाकिस्तानी गद्दार नहीं हो सकते पूरी दुनिया में। इंडिया में गद्दार खत्म हो गए, बांग्लादेश में गद्दार खत्म हो गए, अमेरिका में गद्दार खत्म हो गए, बर्तानिया में गद्दार खत्म हो गए, यूरोप पूरे के अंदर गद्दार खत्म हो गए। सिर्फ पाकिस्तान ही एक मुल्क बचा है जहां पे अभी गद्दार है। दुनिया में कहीं ये कार्ड इस तरह नहीं खेला जाता जिस तरह पाकिस्तान में खेला जाता है। कभी मजहब कार्ड है, कभी गद्दारी का कार्ड है, कभी करप्शन का कार्ड है, कभी कोई फैमिली का कार्ड है, कभी कोई निजी जिंदगी की वीडियोस हैं। ये क्या चल रहा है? ऐसे मुल्क चलता है? इस नफरत के साथ एक दुकान नहीं चलती जिसके साथ आप मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल कश्मीरियों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एक कश्मीरी शहीद हुआ जो अब तक रिपोर्ट हुआ है, बीबीसी ने इसको कंफर्म भी कर दिया। तो मैं आपको एक दफा फिर बताऊं कि कश्मीरियों ने आज पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है। वो कहते हैं बार बार, आप इस मौके से फायदा उठाइए। मैं उनके गढ़ में, उनके बीच में खड़ा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा कर आया। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? अभी भी गद्दार हैं वो लोग। वो गद्दार नहीं है, वो आपसे बड़े और आपसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। उन्होंने अपने सीनों पे गोलियां खाई हैं, उन्होंने रेस्क्यू किया हमारे जवानों को, उन्होंने हमेशा हमें सर आंखों पे बिठाया। लेकिन हम उन्हें क्या दे रहे हैं? वो मांग क्या रहे हैं? छोटे छोटे मुतालबात हैं और वो ये कहते हैं हमारा मैंडेट हमें दे दें आप। और हमने जिद पकड़ी हुई कि नहीं, हम फैसले करेंगे बंद कमरों में। ऐसे मुल्क नहीं चलेगा, ऐसे कश्मीर भी नहीं चलेगा। आप कर रहे हैं ना तजर्बा, करके देख लें। जो आपने पाकिस्तान के साथ किया वही आप बलूचिस्तान और कश्मीर के साथ भी करने जा रहे हैं। अब नादरीन आप आ जाएं एक और चीज पे, रजा डार वाला केस जिसको हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इसहाक डार के नवासे वाला। उसमें चंद बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पैदा हो गए। डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर सहाफी बहुत भड़क गए। सहाफियों के अपने जाती मामलात भी थे, क्योंकि आपको पता है पुलिस को इतनी अल्टीमेट पावर्स दे दी गई है कि वो सहाफियों की नौकरियां ही खा जाते हैं। हालात बड़े खौफनाक है वहां लाहौर में। तो उसमें जो है वो सहाफियों की शिकायत तो अपनी जगह पे, लेकिन चंद सवालात बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, रजा डार को पुलिस के आने से पहले किसने इतला दी कि वो लड़कियों को लेके वहां से निकल गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप रजा डार का फोन लें, उसकी सीडीआर चेक करें, उसका रिकॉर्ड चेक करें और बताएं हमें कि रजा डार को उस वक्त वहां से लड़कियां निकालने का मशवरा किसने दिया और वो क्यों वहां से लड़कियों को लेकर भागा। और जब पुलिस उस घर में पहुंची तो वो घर खाली क्यों था? किसने उन्हें आगाह किया कि पुलिस आने वाली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सिर्फ 2 सवाल उठा रहा हूं, बाकी सवाल हम बाद में करते रहेंगे इस पे। दूसरा सवाल यह है कि पुलिस को इस बात की जरूरत क्यों महसूस हुई कि फिल्टर हाउस जहां पे रजा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और लड़कियां गाड़ी से भाग गई, उस जगह के और उसके आसपास की तमाम सीसीटीवी फुटेज उठाकर पुलिस गायब करके ले गई? पुलिस को इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब ये कहेंगे कि मैं तहकीकात के लिए जरूरत थी। तहकीकात के लिए तो जहां गाड़ी लगी है एक कैमरा भी बहुत था। आपने आसपास के सारे कैमरों की फुटेज गायब थी। आप इस वकूए को छुपाना चाहते थे और इसीलिए आपने एक दूसरा वकूआ बयान किया कि हमने तो इनको बाजियाब करवाया। रात को इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर आए, लाकर इमरान खान साहब का जो आंख का ट्रीटमेंट करवाया, उनके बाकी टेस्ट किए और वहां से लेकर चले गए। अब दबाव एक तो पब्लिक का है कि किसी वक्त भी पब्लिक अगर खड़ी हो जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव रहेगा। और दबाव ये भी है कि अवाम में और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तान की फौज में बतौर इदारा अवाम के साथ एक दूरी पैदा होती चली जा रही है। वो जो एक ताल्लुक था वो कमजोर पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत दबाव है। दूसरा, पाकिस्तान चल ही नहीं रहा, इस बात का बड़ा दबाव है। फिर बाहर से भी पाकिस्तान पे लगातार दबाव आ रहा है। यहाँ बरतानिया के अंदर 5-6 जो अराकीन है उनके पार्लिमान के अंदर उनकी ये मसला उठाया गया और वहाँ हाउस के अंदर इसके ऊपर तकारीर हुई, बाकायदा उनके मिनिस्टर ने बात की, बाकी लोगों ने बात की और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। बल्कि जर्नैलों के ऊपर पाबंदियों का भी तस्करा किया गया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हम इसके बावजूद ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे देते हैं। तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, इसके बाद इन सारी चीज़ों पर नुक्ताचीनी की गई और पाकिस्तान पर बहुत तनकीद की गई। और वहां पे ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, ये भी आगे चलेगा, आप देखते रहेंगे। बरतानिया से आवाज उठ रही है, यूरोपीय यूनियन से आवाज उठ रही है, अमेरिका के अंदर आवाजें उठ रही हैं। लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर से काम है, तब तक आसिम मुनीर साहब के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद मेरी बात याद रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें हो, ये सारे भरे बैठे हैं जो कुछ पाकिस्तान के अंदर किया गया है। उसके बाद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इनके ऊपर आएगा। बहरहाल इमरान खान साहब फिलहाल तो गिरफ्तार हैं और ये एक अच्छी खबर है, उनके केसेस लग गए। देखते हैं इन केसेस के अंदर क्या होता है।
इमरान खान को कत्ल करने की जितनी कोशिशें की गई उन पे मुराद सईद ने एक तफसीली बयान जारी किया और ये बड़ी अजीब चीज़ें जो उन्होंने बताया, तशवीशनाक सूरत हाल उन्होंने कहा जी जन्म ले रही है और इमरान खान साहब इस वक्त रियासत की तहवील में है जहां मुसलसल उनकी ज़िंदगी से खेला जा रहा है। आखिर किस चीज़ को छुपाया जा रहा है? उनका कंट्रोल्ड चेकअप किया जाता है, कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कंट्रोल्ड मीडिया है जिससे ज़िंदगी को खतरा है, जिनकी वजह से वो इस नहज पर पहुंचे हैं, उन्हीं की बात पर यकीन कैसे किया जा सकता है? उन्होंने कहा जी इससे कबल इमरान खान पर वजीराबाद में कातलाना हमला करवाया गया, इनको गोलियां लगी, अल्लाह ने उनकी जिंदगी की हिफाजत की, लेकिन उस वक्त भी बयानियां बनाए गए। लम्हों में आईएसआई ने मीडिया को वीडियो बयानात भिजवाना शुरू कर दिए फटाफट। वो याद है आपको, थाने के अंदर से वीडियो आना शुरू हो गई थी। मैं उस वक्त वजीर आला पंजाब को देख रहा था, परवेज इलाही उस वक्त वजीर आला पंजाब थे और आईजी भी वहां पे मौजूद थे और उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि ये वीडियो आईएसआई कैसे जारी करवा रही है। यानी पूरा निजाम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। फिर फौजी क़यादत के कहने पर आईएसआई ने एक अफगान को इमरान खान साहब को मारने का टास्क दिया था। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साजिश का पर्दाफाश किया तो आईएसआई ने इस्लामाबाद के सेक्टर ने प्रेस क्लब में एक अफगानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा दी और शाम को प्राइम टाइम टीवी चैनल पे प्रोग्राम में बयानिया के लिए भी भिजवा दिया। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, मगर ये जानते थे कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। इस तरह वो बंदा भी सामने आ गया। फिर स्वाबी में हेलीकॉप्टर गिराने का प्लान भी एक्सपोज हो गया, जिसके लिए डबल एजेंट हायर किया गया था, जो बाद में मारा गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर में गलत फ्यूल भरवा दिया गया इमरान खान साहब के, ताकि हेलीकॉप्टर गिर जाए और इमरान खान साहब उस वाकये में मारे जाए, और रिपोर्ट आज तक उसकी सामने नहीं आ सकी। 18 मार्च को डेथ ट्रैप बिछाया गया इमरान खान को मारने के लिए। जब वो भी नाकाम हो गया तो पुलिस अफसर को गालियां दी गई कि इमरान खान कैसे बचकर निकल गया। उसके अलावा कई कोशिशें और की गई हैं। 3 साल इमरान खान साहब जेल में हैं और मुसलसल उनकी सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है। अस्करी खबरें चलवाने वाला मीडिया ये क्यों भूल जाता है कि आप पाकिस्तान के सबसे अजीम बेटे इमरान खान की जिंदगी से खेलने में हिस्सादार बन रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि हाँ, इमरान खान साहब ने जेल में आसिम ला और ज़ैनी मरीज का जिक्र किया तो आसिम मुनीर ने सबके सामने कहा कि आसिम ला है तो है। अच्छा, ये बात वैसे और भी सर्कल से मैंने सुनी है। अब बताता हूं आसिम ला और ज़ैनी मरीज क्या होता है। इसी गुस्से में डी चौक में खून रेजी की गई और इकबाल जुर्म करते हुए यह भी कहा गया कि संगजानी से आगे मत बढ़ो, क्या उखाड़ लिया, सिर्फ हमसे लोग ही मरवाए ना, फिर कोशिश करें इस्लामाबाद आने की, इस मरतबा अटक पुल पर खड़े होकर मारेंगे, वैसे भी डी चौक में तो मरवा दिए हैं। तो ये जनाब, और इस तरह की धमकियां लगाई जाती हैं। बल्कि मैंने तो यहां तक सुना है कि कुछ बड़े ताकतवर घरों के जो बच्चे हैं वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि हमें तो अगर 1000-2000 बंदा भी मारना पड़ा तो हम मार देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ है। अब जब इस तरह की ज़हनियत होगी तो फिर पाकिस्तान खाक आगे बढ़ेगा। बहरहाल ये मुराद सईद का ट्वीट था, उन्होंने तफसीलात सामने रखी कि इमरान खान साहब को माजी में कैसे कैसे कत्ल करने की कोशिश की गई है। अच्छा, इसमें ना अब इमरान खान साहब की फैमिली ने जो स्टेटमेंट दिया खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली है अब वो बेचारे मुश्किल में पड़ गए। सोशल मीडिया कह रहा है कि जी इमरान खान साहब की बहनों ने भी अब कह दिया है कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर रही इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए या उनके सेहत के मामले में, बल्कि यहाँ पे आप लोगों ने धोखा खा लिया। और अब जो एक कदम उठाया जा रहा है जिससे सब लोग उम्मीद बांध के बैठे हैं, वो सुहेल अफरीदी की जानिब से इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के क्याम का ऐलान है। इस पे एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी कोशिश की है। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी कोशिश की है कि कुछ भी करके इसको रोका जाए। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस पे कागजी कार्रवाई हो चुकी है और इसके ऊपर अभी वो अपने कोई डिजाइन कर रहे हैं, अपने कार्ड, अपना हल्फनामा और बाकी चीजें डिजाइन कर रहे हैं, जिसके साथ वो नौजवानों को जोड़ेंगे और पाकिस्तानी नौजवानों को वो लाखों की तादाद में बल्कि मिलियंस के अंदर जोड़ के एक बड़ी तहरीक खड़ी करना चाहते हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स की, ताकि इमरान खान साहब के मामलात को जो सड़कों के ऊपर ही हल होने हैं, बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है, उनको हल किया जा सके। अब ये एस्टेब्लिशमेंट उसको रोकने के लिए कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुदाखलत करवाती है, कभी बाहर से मुदाखलत करवाती है, कभी जर्नलिस्टों से बयान दिलवाती है। तो ये जो लोग बयान दे रहे हैं, ये बताएं इसके अलावा हल क्या है। यानी इमरान खान साहब को तो कभी भी आसिम मुनीर साहब आज़ाद नहीं होने देंगे। उन्हें ये लगता है कि वो सबसे ज्यादा खतरे में होंगे जब इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इंसानियत की जिस किस्म की पामालियां की गई हैं, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर दिया गया है, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की गई है, आइन से गद्दारी की गई है, हलफ की खिलाफ वर्जी की गई है। ये इतना सारा कुछ जब कोई कर ले तो फिर वो कैसे मुमकिन है कि वो इमरान खान साहब को बाहर आने दे। देखे ना, खौफ का आलम यह है कि उन्हें इस्तिस्ना लेना पड़ गया। तो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के अलावा या कोई नौजवानों को इकट्ठा करने के अलावा या कोई बड़ी तहरीक चलाने के अलावा हल है क्या? बातचीत से तो ये मसला हल होता नहीं है। जब भी बातचीत करने के लिए बैठते हैं तो हुकूमत के पास तो इतना भी इख्तियार नहीं है कि बातचीत करने वालों की इमरान खान साहब से मुलाकात ही करवा दे। वो तो इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं करवा पाते, तो बातचीत तो मुमकिन नहीं है, उनके पास इख्तियार